इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है क्लोजर। ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्लोजर क्या होता है और कैसे काम करता है। और इस टॉपिक को, इस क्लोजर को इस वीडियो में हम एकदम सिंपल एंड इजी वे में समझने वाले हैं कि क्लोजर क्या होता है और कैसे काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने लेक्सिकल एनवायरनमेंट के बारे में देख लिया एंड स्कोप के बारे में देख लिया और स्कोप चेनिंग के बारे में भी हमने ऑलरेडी समझ लिया। तो जब क्लोजर हम देखेंगे तो हमारे लिए क्लोजर काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि क्लोजर के पहले ऑलरेडी हमने बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है वो हमने लेक्सिकल एनवायरनमेंट में समझ रखा है। तो फिर क्लोजर हमारे लिए एकदम ही ईजी हो जाता है। अब अगर नहीं पता है कि लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट वाली वीडियो जा करके देख लेना, और अगर अभी नए हो तो इस प्लेलिस्ट को पहले बुक मार्क कर लो, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड जा करके हर एक वीडियो देख लेना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक को हम लोग एकदम सिंपल एंड इजी वे में समझने वाले हैं। तो चलो अभी क्लोजर समझते हैं। तो ऑलरेडी हमको लेक्सिकल एनवायरनमेंट पता है एंड स्कोप के बारे में पता है, तो क्लोजर हमारे लिए बिल्कुल इजी होने वाला है। और जब वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, जब कोड करेंगे तो समझ में आएगा कि ये तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट की तरह ही काम कर रहा है। तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, उसी वजह से हमने जो स्कोप देखा था, स्कोप चेनिंग देखा था, एंड अभी जो क्लोजर देखने वाले हैं, इन सब के पीछे लेक्सिकल एनवायरनमेंट का हाथ होता है हमारा। ठीक है, तो क्लोजर सिंपल सा समझो कि क्लोजर क्या होता है। कि क्लोजर सिंपल लैंग्वेज में समझो कि क्लोजर जो होता है वो फंक्शन प्लस उसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट, क्लोजर फंक्शन प्लस उसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट, कोई फंक्शन होगा और उसका कोई लेक्सिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, और अब समझो कि क्लोजर बनता कब है। तो क्लोजर तब बनता है जब एक फंक्शन अपने पेरेंट के वेरिएबल्स को याद रखता है। जब कोई एक फंक्शन अपने पेरेंट के वेरिएबल को याद रखता है तब क्लोजर बनता है, चाहे पेरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका हो, चाहे भले ही क्यों ना पेरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका हो, फिर भी जो इनर फंक्शन होता है, जो चाइल्ड फंक्शन होता है, वो पेरेंट फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद भी पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को याद रखता है, और इसी को क्लोजर बोलते हैं। क्लोजर हमारा तब जा करके बनता है जब कोई इनर फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को याद रखता है, इवन पेरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका हो। और इन सब के पीछे जावास्क्रिप्ट में जो बिहाइंड द सीन इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर काम करता है, इन सब के पीछे उसी का रोल होता है। इन सब के पीछे लेक्सिकल एनवायरनमेंट का रोल होता है, क्योंकि लेक्सिकल एनवायरनमेंट से ही सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट याद रखता है बिहाइंड द सीन। और क्लोजर में भी वही होता है कि जब एक फंक्शन, क्लोजर सिंपल समझो कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल्स को, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल्स को यूज कर पाए, इवन वो दूसरा वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका हो। मतलब जब एक कोई चाइल्ड फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स को यूज कर पा रहा है, पेरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी, पेरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी उसका इनर फंक्शन जो है पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स को यूज कर पा रहा है या यूज कर पाता है, उसी को हम क्लोजर बोलते हैं। तभी हमारा क्लोजर बनता है। तो देखो अब कोड करके हम समझते हैं। फंक्शन बना लेते हैं, एक आउटर फंक्शन बनाते हैं, और इस आउटर फंक्शन में क्या करते हैं हम कि एक काउंट बना लेते हैं। आउटर फंक्शन में काउंट बना लेते हैं और इसको हम इसमें वैल्यू हम दे देते हैं 0। और इसके अंदर अब क्या करते हैं, हम एक इनर फंक्शन बनाते हैं, इनर फंक्शन बना लेते हैं। और इस इनर फंक्शन में अब हम क्या करेंगे, काउंट को हम इंक्रीमेंट करेंगे। इस इनर फंक्शन में हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे और काउंट को एक्सेस करेंगे, मतलब काउंट को प्रिंट करेंगे। ठीक है, हो गया। अब ये हमारा आउटर फंक्शन रिटर्न करेगा
इनर वाले फंक्शन को। ठीक है, हो गया। अब चलो, अब इसको कॉल भी कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉल भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और वेरिएबल का ये टाइप फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक फंक्शन को हम अभी कॉल करने वाले हैं, आउटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, काउंटर को अब हम कॉल कर रहे हैं। काउंटर को हम कॉल कर रहे हैं, काउंटर को कॉल कर दिया। मान लो 3 बार हमने काउंटर को कॉल कर दिया। काउंटर 3 बार हमने काउंटर को कॉल कर दिया, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए हमारा 2 एंड फिर आना चाहिए हमारा 3, क्योंकि हमने काउंटर को 3 बार कॉल किया। तो पहले बार के कॉल में 1 आएगा, दूसरे बार के कॉल में 2 आएगा और तीसरे बार के कॉल में 3 आएगा। ऐसा हम सोच रहे हैं, बट कंसोल में जाकर के हम वेरीफाई करेंगे और फिर समझेंगे कि बिहाइंड द सीन कैसे काम चल रहा है, क्या इसके स्टेप्स हैं, बिहाइंड द सीन कैसे काम चल रहा है, क्या इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, चलो कंसोल में चलते हैं और देखते हैं 1 2 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हमने बस ऐसे ही मान लिया कि 1 2 3 आ गया। देखो, कंसोल में दिख रहा होगा हमारा 1 2 3 कंसोल में आ रहा है, 1 2 3 हमारा कंसोल में आ रहा है। बट देखो, इनर फंक्शन जो था हमारा, इनर फंक्शन में तो हमने डिफाइन ही नहीं किया था काउंट को हमने इनर फंक्शन में डिफाइन नहीं किया था। बट काउंट को हम क्या कर रहे हैं, इनर फंक्शन में काउंट को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। डिफाइन हमने किया काउंट को आउटर फंक्शन में, और इनर फंक्शन में काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं एंड काउंट को प्रिंट कर रहे हैं इनर फंक्शन में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने, अब देखो स्टेप समझते हैं कि 1 2 3 हमारा क्यों आया। 1 2 3 हमारा क्यों आया, तो देखो पहले स्टेप में क्या हुआ कि आउटर कॉल हुआ। ठीक है, आउटर कॉल हुआ, तो आउटर जब कॉल हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, आउटर कॉल हुआ। ठीक है, फिर आउटर जब कॉल हुआ तो काउंट बना हमारे 0। आउटर जब कॉल हुआ तो काउंट हमारा यहाँ पे 0 था, तो आउटर के कॉल होते ही काउंट हमारा बन गया 0 और इनर फंक्शन रिटर्न हो गया। इनर फंक्शन रिटर्न हो गया। क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आउटर हमारा कॉल हुआ। ठीक है, आउटर हमारा कॉल हुआ, तो जैसे ही आउटर कॉल हुआ तो काउंट हमारा 0 बन गया। आउटर कॉल हुआ, काउंट हमारा 0 बन गया और इनर फंक्शन हमारा रिटर्न हो गया। आउटर कॉल होते ही पहले स्टेप में क्या हुआ, आउटर कॉल हुआ। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि काउंट हमारा 0 बन गया। तीसरे स्टेप में क्या हुआ कि इनर फंक्शन हमारा रिटर्न हो गया, क्योंकि आउटर हमारा यहाँ पे रिटर्न कर रहा है इनर को। अब उसके बाद चौथे स्टेप में क्या हुआ, जैसे उसने अब रिटर्न कर दिया इनर को रिटर्न कर दिया, तो वहां पे आउटर का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो गया। वहां पे आउटर फंक्शन का जैसे ही इनर रिटर्न हुआ, वहां पे आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो गया। बट उसके बाद भी हमने यहाँ पे 3 बार काउंटर को कॉल किया। आउटर फंक्शन हमारा ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। स्टेप में भी हमने समझा कि आउटर कॉल हुआ, काउंट 0 हुआ, आउटर ने इनर को रिटर्न कर दिया और आउटर का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अब डिस्ट्रॉय हो गया। बट फिर भी उसके बाद हमने 3 बार यहाँ पे काउंटर को कॉल किया और 1 2 3 हमको मिला। क्यों मिला, क्योंकि इनर फंक्शन जो था हमारा, इनर फंक्शन ने अपने पेरेंट के वेरिएबल को याद रखा। इनर फंक्शन ने अपने पेरेंट के वेरिएबल को याद रखा और यहाँ पे क्लोजर बन गया। यहीं पे क्लोजर बना जब इनर फंक्शन ने अपने पेरेंट के वेरिएबल को याद रखा, इवन वो पेरेंट का फंक्शन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो पेरेंट फंक्शन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके बाद भी इनर को पेरेंट फंक्शन का वेरिएबल से याद है, तो यहाँ पे हमारा क्लोजर बना। ठीक है, तो क्लोजर सिंपल यहाँ से क्लियर हुआ कि क्या होता है कि जब एक कोई चाइल्ड फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को पेरेंट फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद भी यूज कर पाए,
जब एक चाइल्ड फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद भी पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स को यूज कर पाए जब चाइल्ड फंक्शन, उसको हम बोलते हैं क्लोजर। और ये सारा हमारा लेक्सिकल एनवायरनमेंट की वजह से होता है। ये सारा हमारा लेक्सिकल एनवायरनमेंट की वजह से होता है। सारा हमारा क्या होता है? लेक्सिकल एनवायरनमेंट की वजह से होता है। अब देखो, क्लोजर एक और क्या चीज करता है? क्लोजर एक और चीज क्या करता है कि हमारे डेटा को प्राइवेट बना देता है। क्लोजर एक और चीज क्या करता है कि हमारे डेटा को प्राइवेट बना देता है। क्लोजर हमारे डेटा को प्राइवेट बना देता है। अब देखो, इसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे प्राइवेट बना देते हैं। ठीक है, कि कैसे प्राइवेट बना देता है। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमने काउंट को डिफाइन किया जीरो से, काउंट को हमने डिफाइन किया है जीरो से, काउंट को हमने जीरो से डिफाइन कर दिया। अब कोई ये अगर चाहे कि हम काउंट को चेंज कर देंगे, कोई ये चाहेगा कि हम काउंट को चेंज कर देंगे, तो होगा कि नहीं होगा? तो वो हमारा क्लोजर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लोजर में वो हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो तो जब हमने लेक्सिकल एनवायरनमेंट एंड स्कोप के बारे में समझा था, तो हमने क्या समझा था कि कैसे, कहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं किन चीज़ों को, और किन चीज़ों को हम मतलब ग्लोबली कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, एंड फंक्शन में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और ब्लॉक में कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कि हम इसमें कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर कोई ट्राई करता यहाँ पे कि हम काउंट को एक्सेस कर लें और काउंट को चेंज कर दें, काउंट को एक्सेस कर लें एंड काउंट को चेंज कर दे, तो काउंटर डॉट, अगर काउंट करता, काउंटर डॉट काउंट करता कोई, ठीक है, काउंटर डॉट काउंट करता कोई, तो देखो क्या आता है हमारा। सेव करो, कंसोल में चलते हैं। कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। इसको कंसोल में लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। कंसोल ऑफ लॉग, अरे कि ये बना देते हैं। ठीक है, अब काउंटर डॉट काउंट दिया, अनडिफाइंड आ रहा है हमारा, अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब कि क्लोजर यहाँ पे हमारा बना। ठीक है, और क्लोजर से एक और फायदा क्या होता है कि ये हमारे वेरिएबल्स को प्राइवेट कर देता है, वेरिएबल्स हमारे प्राइवेट हो जाते हैं। तो इसको अगर कोई चाहे कि एक काम करता हूँ मैं, काउंट को ही चेंज कर देता हूँ, तो वो नहीं कर सकता है। जब हमने ट्राई किया काउंट को एक्सेस करने का, तो हमारा अनडिफाइंड आया। जब हमने ट्राई किया काउंट को एक्सेस करने का, तो हमारा अनडिफाइंड आया। ठीक है, तो हमारा क्या आया? अनडिफाइंड आया। एक चलो रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे ये प्राइवेट होता है। ठीक है, क्लोजर तो हमारा क्लियर हो चुका है। आई होप कि क्लोजर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि क्लोजर क्या होता है। क्लोजर कब होता है कि जब पेरेंट फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद भी, पेरेंट फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी चाइल्ड फंक्शन फिर भी उसके बाद भी पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स को यूज कर पाता है, उसी को हम क्लोजर बोलते हैं, उसी को हम क्लोजर बोलते हैं।
अब देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं कि कैसे क्लोजर प्राइवेसी ऐड करता है, मतलब चीज़ों को प्राइवेट बनाता है। तो बैंकिंग सिस्टम छोटा सा हम बनाते हैं कि बैंक अकाउंट, इसको बोल देते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट। और इसको इनिशियल बैलेंस मांग लेंगे हम यूजर से, ठीक है। और एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट बैलेंस इक्वल टू इनिशियल बैलेंस, ठीक है। और रिटर्न करेंगे, कुछ मेथड रिटर्न करेंगे हम, डिपॉजिट, इसको हम डिपॉजिट एक मेथड बनाएंगे, डिपॉजिट, इसमें हम दे देंगे अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट। एंड बैलेंस को हम क्या करेंगे, बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट कर देंगे, ठीक है। बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट कर देंगे। जब डिपॉजिट होगा तो एक मेथड हमने बना दिया, एक हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, सिंपल सा समझो कि बैंक अकाउंट बना रहे हैं हम, और उसमें एक मेथड हमने किया डिपॉजिट का, कि जब डिपॉजिट होगा तो क्या करेंगे, अमाउंट लेंगे हम यूजर से, मतलब जो अमाउंट होगा उसको हम अपने बैलेंस में ऐड कर देंगे, और बैलेंस में ऐड करके हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे, उस बैलेंस को, अपडेटेड बैलेंस को। और दूसरा मेथड हम बना लेंगे विदड्रॉ का, विदड्रॉ का, और विदड्रॉ में भी सेम अमाउंट रहेगा हमारा, अमाउंट विदड्रॉ करेंगे, और क्या, एक कंडीशन लगाएंगे हम कि इफ अमाउंट ग्रेटर देन बैलेंस, कि अगर अमाउंट बैलेंस से ग्रेटर रहेगा तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, रिटर्न इनसफिशिएंट बोल देंगे कि बैलेंस कम है, मतलब इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। और नहीं तो क्या करेंगे, हम बैलेंस को अपडेट कर देंगे यहाँ पे भी, बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। और फिर से बैलेंस को रिटर्न करेंगे। तो देखो एक काम भी करता है कि नहीं, चलो देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, कॉन्स्ट माई अकाउंट बोल देंगे, माई अकाउंट इक्वल टू बैंक अकाउंट, माई अकाउंट इक्वल टू बैंक अकाउंट। और इसमें इनिशियली हम 1000 दे देंगे, ठीक है। इसमें इनिशियली हम, ये कॉन्सोल नहीं कॉन्स्ट होगा, सॉरी कॉन्स्ट, इनिशियली हम बैंक अकाउंट में हम क्या करेंगे, 1000 हमने दे दिया। अब देखो माई अकाउंट डॉट, अब डॉट डिपॉजिट, कि डिपॉजिट हम कर रहे हैं 500 हम डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। हमने 500 डिपॉजिट किया, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 1500, ठीक है। 1500 ये होना चाहिए, ठीक है। और डिपॉजिट कर दिया हमने, और विड्रॉ वाला भी कर रहे थे, माई अकाउंट डॉट विड्रॉ करेंगे हम, कितना विड्रॉ कर ले, 1000 था पहले 1000 दिया, फिर 500 दिया, और विड्रॉ कर लेते हैं 300, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1500, और ये हो जाएगा हमारा 1200, 1500 एंड 1200। तो अब देखो हमने क्या किया है कि एक, समझो कि छोटा सा बैंक अकाउंट हमने बनाया, बैंक अकाउंट टाइप का हमने कुछ बनाया है। उसमें हमने क्या किया,
उसमें हमने दो मेथड बनाए। उसमें हमने दो मेथड बना दिए। एक डिपॉजिट का, पहले हमने क्या किया कि इनिशियल बैलेंस हमने यूजर से मांग लिया। पहले हमने यूजर से क्या किया, इनिशियल बैलेंस मांग लिया, ठीक है। और उसको हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने उसको स्टोर कर दिया। फिर हमने एक मेथड बनाया डिपॉजिट मेथड, जिसमें हम अमाउंट को इंक्रीज करेंगे। कुछ अमाउंट आया उसको हम बैलेंस में क्या करेंगे, बैलेंस में उसको हम ये कर देंगे, ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे अपने बैलेंस को। फिर एक मेथड बना दिया विदड्रॉ का। उसमें पहले कंडीशन हमने लगा दिया और उसको विड्रॉ होगा तो फिर अपने बैलेंस को हम अपडेट कर रहे हैं। और एक और मेथड हम बना लेते हैं, गेट बैलेंस का, जिससे हम बैलेंस अपना देख पाएंगे। गेट बैलेंस, मान लो गेट बैलेंस, उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं रिटर्न बैलेंस, ठीक है। रिटर्न बैलेंस, एरर क्यों आ रहा है, सेम कॉलम छूट गया था। अब देखो यहाँ पे एक बार हम कंसोल कराते हैं, कंसोल और लॉग, कंसोल डॉट लॉग माई अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, माई अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। कंसोल में चलते हैं। 1500 आ गया हमारा, क्योंकि पहले हमने 1000, पहले हमारे अकाउंट में 1000 था, उसके बाद हमारे अकाउंट में हमने डिपॉजिट किया 500, फिर हमने गेट बैलेंस किया तो हमारा 1500 आ रहा है। इसी को डिपॉजिट करने के बाद हम देखेंगे कि 1200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा 1200 आ रहा है, ठीक है, 1200 आ रहा है। तो देखो क्लोजर कैसे डेटा को प्राइवेट बना देता है। अब मान लो कि ये हमारा अकाउंट का कुछ मतलब बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब कोई अगर ट्राई करे कि बैलेंस को खुद से अपडेट करने का, कोई अगर ट्राई करे कि मैं काम करता हूँ कि बैलेंस को खुद से ही अपडेट कर दूँ, ठीक है। इस बैलेंस को कोई अगर एक्सेस करना चाहे, तो एक्सेस नहीं कर सकता है। इस बैलेंस को अगर कोई एक्सेस करना चाहे कि मैं एक्सेस कर लेता हूँ और फिर मैं उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, मैं एक्सेस कर लेता हूँ फिर उसको अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं हुआ। ये हमारा अनडिफाइंड आएगा, देखो अनडिफाइंड आ गया। तो एक और चीज पता चल गया कि क्लोजर में क्या होता है कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं, हमारे फंक्शंस के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जब हमने ट्राई किया बैलेंस को एक्सेस करने का तो हमारा अनडिफाइंड आया। बैलेंस को जब हमने ट्राई किया एक्सेस करने का तो देखो अनडिफाइंड आया। और अब देखो क्लोजर क्या होता है, फिर से एक बार अच्छे से हम समझ लेते हैं कि क्लोजर उसको बोलते हैं जब कोई इनर फंक्शन, जब कोई चाइल्ड फंक्शन पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स को यूज कर पाता है पेरेंट फंक्शन डिस्ट्रॉय होने के बाद भी, पेरेंट फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी, जब कोई चाइल्ड फंक्शन उसके अपने पेरेंट फंक्शन के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी, पेरेंट फंक्शन के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी चाइल्ड फंक्शन अगर पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स को यूज करता है, उसको हम क्लोजर बोलते हैं। यहाँ पे वही हुआ हमारा कि बैंक अकाउंट हमारा कॉल हुआ और उसके बाद ये सारी वैल्यू हमारी सेट हुई एंड इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो गया। बट फिर भी सारे मेथड्स में हम देख रहे हैं कि हमारी बैलेंस अपडेट हो जा रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि चाइल्ड फंक्शन जो है वो अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को याद रखता है, पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को अभी भी यूज कर पा रहा है। और ये सारा कुछ लॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है।
यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप समझा था ये काउंटर वाले में कि कैसे हमारा आउटर कॉल हुआ, फिर काउंट हमारा 0 सेट हुआ और उसने रिटर्न कर दिया इनर को और डिस्ट्रॉय हो गया। बट फिर भी उसके बाद भी हम काउंट को अपडेट होते हुए देख पा रहे थे, क्योंकि चाइल्ड फंक्शन जो था हमारा वो पेरेंट फंक्शन के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स को यूज कर पा रहा था। तो आई होप कि क्लोजर एकदम 110% ईजी वे में समझ में आ गया होगा, और क्लोजर क्यों काम कर पाता है ये भी समझ में आ गया होगा कि बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट में इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, लेक्सिकल एनवायरनमेंट जो होता है, उसकी वजह से क्लोजर हमारा काम करता है। उसकी वजह से चाइल्ड फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को याद रख पाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करके अपना फीडबैक दे दो और वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो।